पास कोई ऐसा प्रायोगिक प्रमाण नहीं था, कोई प्रैक्टिकल ऐसा उनके पास प्रमाण नहीं था जिससे वो कह सकें कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सत्य बात ही है, उसमें गलती भी हो सकती थी। लेकिन जब 1803 की बात होती है ना, 1803, तो सन 1803 में डाल्टन जो है, ठीक है ना, 1803 में आपके आते हैं डाल्टन, ठीक है। डाल्टन आते हैं और डाल्टन जो है वो अपना नियम देते हैं, ठीक है ना, परमाणु का नियम वो देते हैं, एटम के नियम के बारे में कुछ बताते हैं। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि डाल्टन ने उस समय यह बताया कि परमाणु किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधि के द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। परमाणु को यानी एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। एटम कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ये बात उन्होंने कही थी, एंड कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड। आप इसे आगे क्या कर सकते हो? तोड़ नहीं सकते। सबसे छोटा कण है, सबसे मौलिक कण आप कह लो इसे, फंडामेंटल पार्टिकल आप कह लो, इसे आप तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन समय जैसे आगे आगे बीतता चला गया, ठीक है, और लगभग 1932 के आसपास की हम बात करें, ठीक है, 1932 के पहले तक आगे यह पता चला कि एटम को आगे भी तोड़ा जा सकता है, जिसमें उन्होंने दो कणों की बात की, जिसमें था इलेक्ट्रॉन और दूसरा था आपका प्रोटॉन, ठीक है। 1803 और 1932 तक यह माना जाता था कि एटम जो है वो आगे दो कणों में तोड़ा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा जा सकता है। फिर 1932 के बाद की अगर हम बात करते हैं, 1932 के बाद, तो फिर आते हैं जेम्स चैडविक, ठीक है। कौन आते हैं? जेम्स चैडविक। हिंदी में कैसे लिखते हैं इन्हें? इन्हें हम लिखते हैं ऐसे, चैडविक। तो 1932 में जेम्स चैडविक आते हैं, और जेम्स चैडविक जो है आने के साथ उन्होंने क्या कहा, सन 1932 में जेम्स चैडविक ने ये कहा कि एक और कण होता है, एक और पार्टिकल होता है जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो अभी डाल्टन की बात जो है वो पूरी तरह से गलत हो गई, क्योंकि डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है वो सबसे छोटा कण है और इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि ये आगे 3 और मौलिक छोटे कणों में बढ़ सकते हैं, जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समय बीतता गया और इसके बाद मूल कणों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। जो मूल कण जो है ना, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं, कण जो 3 हिस्सों में हमने बांटा है, समय बीतने के साथ इन कणों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई और आज मूल कणों की संख्या की अगर हम बात करें तो 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। अभी तक आप जो है एटम के बारे में ये पढ़ते थे कि सिर्फ उसके छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन आज इन मौलिक मूल कण जो हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो 30 से अधिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। बहुत से मूल कण जो हैं वो बड़ा फेमस है, वो कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर कुछ फेमस मूल कणों की अगर हम बात करते हैं, सारे 30 तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कुछ जो फेमस हैं उसमें आप सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन आप जानते ही, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मूल कण है, मूल कण की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है न्यूट्रॉन। ये 3 तो बड़े फेमस हैं, सबको पता है। उसके बाद चौथा जो मूल कण है उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, यानी ये भी एक मूल कणों में से एक है। 30 मूल कण जो हैं उन 30 मूल कणों में से एक पॉजिट्रॉन भी है। पांचवें मूल कण की अगर हम बात करें तो उसमें आता है न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो के बाद पॉजिट्रिनो भी आता है, ठीक है, लेकिन इतना फेमस नहीं है। चलिए उसके बाद आता है पांचवें के बाद छठा नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं पाई मेसॉन, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? पाई मेसॉन हम लोग कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं पाई मेसॉन, ठीक है। तो पाई मेसॉन भी आपके मूल कणों में से एक है। क्लियर? जस्ट अ मिनट। ठीक है, पाई मेसॉन जो है वो भी एक मूल कणों में से एक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा, ये 6 जो है काफी फेमस हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा 2-2 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपनी क्लासेस जो है आगे स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है ना, नाभिक के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? मूल कण है। इस मूल कणों में से एक मूल कण जो है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इसको किसने ढूंढा था? तो इसके ढूंढने वाले का नाम जो है 1897 में, 1897 में इसे ढूंढने वाले व्यक्ति का नाम था जे थॉमसन, है ना। जे थॉमसन ने इसे ढूंढा था, ठीक है, जे थॉमसन, ठीक है। 1897 में जे थॉमसन ने इसे ढूंढा था।
ठीक है ना, जिन्हें हम लोग जेजन थॉमसन को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, है ना, आधुनिक भौतिक के जनक के नाम इनको दिया गया है, मतलब जे थॉमसन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी जनक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है ना, आधुनिक जो भौतिक है उसके जनक को जनक के नाम पर माना जाता है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन, क्या इसके ऊपर आवेश होते हैं, आवेश यानी चार्ज होते हैं क्या, बिल्कुल आवेश होते हैं, इस पे निगेटिव चार्ज होते हैं यानी ऋण आवेश होते हैं, माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर, ठीक है, ऋण आवेश होता है। अब सवाल ये है कि अगर इसके ऊपर ऋण आवेश होता है तो कितना आवेश होता है, तो आप कहोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस -90। 19 कूलम, ठीक है ना, और ये सारे ऋण आवेश है यानी माइनस वाले हैं, ठीक है ना, 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम जो है आवेश इसके ऊपर होते हैं और ये सारे ऋण आवेश होते हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, मास, मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 का पावर 10 का घात -31 किलोग्राम होता है, ठीक है ना, 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम जो है इसका क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, और ये जो कण है एक स्टेबल पार्टिकल है, ठीक है ना, स्टेबल कहने का मतलब ये कि अस्थाई मूल कण है, स्टेबल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अनस्टेबल, ये स्टेबल है। अब इसके बाद अगर दूसरा की बात करते हैं उसके बाद आता है आपका प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन का ढूंढने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो देखिए एक फॉर्मूला बचपन से आप लोग को याद कराया जाता है कि ईंट पर नाचे, ठीक है ना, या ईंट पर नाच, और इससे कहा जाता था कि आप इससे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके खोजकर्ता कौन है, ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन, ट से कौन है, थॉमसन, थॉमसन। ठीक है, पर मतलब क्या होता है, पी से प्रोटॉन, और र का मतलब होता है रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, ये एक्चुअली फॉर्मूला जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, रदरफोर्ड यहाँ पर नहीं है, कभी भी प्रोटॉन के अगर खोजकर्ता का अगर श्रेय किसी को जाता है तो उसका श्रेय जाता है आपके ई गोल्डस्टीन को, ई गोल्डस्टीन, ठीक है, ई गोल्डस्टीन को इसका श्रेय जाता है, हिंदी में गोल्डस्टीन, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन का जो खोजकर्ता का जो श्रेय है वो किसको जाता है, गोल्डस्टीन को जाता है। कब खोजा गया था, 1996 में, 1996 में ढूंढा गया था, ठीक है। अब सवाल ये है कि प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो ये धन आवेशित होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस था तो प्रोटॉन पे क्या होगा, प्लस होगा, ये धन आवेशित होते हैं। अब सवाल ये कि धन आवेशित है तो इस पे कितना आवेश होता है, इस पे ठीक उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, यानी कि 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलम, बस ये प्लस वाले होंगे, ठीक है ना, वो क्या था, माइनस वाला था इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ये क्या है, प्लस वाले का होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछता है कि इसका जो मूल कण का जो नाम है, जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम किसने दिया था, ठीक है ना, ढूंढा जो है खोजकर्ता का श्रेय तो ई गोल्डस्टीन को जाता है, लेकिन प्रोटॉन जो है नाम जो दिया गया था, प्रोटॉन नाम का नामकरण का श्रेय जो है किसको जाता है, तो नामकरण का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को, ठीक है ना, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है, नामकरण का श्रेय जो है रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है। वजन कितना होता है, अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है कितना होगा, ये जो है आपका 1.67 गुणे 10 का घात -27 किलोग्राम, ठीक है ना। अब देखिए ये -27 है और इससे पहले वाले पे क्या था, -31 था, तो -31 कम होता है ना, और -27 क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है, तो याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। भारी कौन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हल्का होगा, लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी एक क्या है, स्टेबल पार्टिकल है, ये भी एक अस्थाई कण है ना, स्टेबल है, ये अस्थाई है, ठीक है, अस्थाई कण के तौर पर इसे जाना जाता है। अब इसके बाद तीसरा जो कण है वो क्या था, तीसरा कण जो था उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ठीक है। अब न्यूट्रॉन को ढूंढने का श्रेय किसको जाता है, तो न्यूट्रॉन को ढूंढा गया था कब, न्यूट्रॉन को ढूंढा गया था 1925 ईस्वी में, ठीक है,
1932 ईस्वी में ढूंढा गया था और इसके ढूंढने का श्रेय जो है वो जाता है चैडविक को। जेम्स चैडविक। ढूंढने का, हाँ ठीक है, चैडविक को जाता है। जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इसके ढूंढने का पूरा श्रेय जो है जेम्स चैडविक को जाता है। ठीक है ना। ये एक आवेश रहित मूल कण है, ये एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे आवेश नहीं रहता है, आवेश रहित कण है। ठीक है ना, जो परमाणु के नाभिक में रहता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में रहता है। जैसे ये देखो, ये एक एटम है और इसके अंदर क्या है, अंदर नाभिक है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जो है क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। यहाँ न्यूट्रॉन जो है 1932 में चैडविक के द्वारा ढूंढा गया था। इसके ऊपर आवेश क्या होता है, इसके ऊपर आवेश नहीं होता है, ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है। ये नाभिक के अंदर रहता है और सवाल ये कि इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर इसका द्रव्यमान होता है। अब यहाँ पर सवाल ये कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अभी मैंने लिखा था 1.67 गुणे 10 के घात -27 किलोग्राम। ठीक है, इतना जो है इसका भी होता है। यानी कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग सेम है। बाकी इलेक्ट्रॉन का जो है वो अलग है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आपका हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है क्या है, कम है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या एक अस्थायी कण है या अस्थायी कण है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि ये एक अस्थायी कण है। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, अस्थायी कण है। ठीक है ना, इसका जीवन काल बहुत कम होता है, सिर्फ 17 मिनट। ठीक है, इसका जीवन काल जो है वो सिर्फ 17 मिनट का होता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन का उपयोग और कहाँ किया जा सकता है, तो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा किया जाता है और इसके साथ साथ जीव विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान, चिकित्सा में भी बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है चौथा जो हम लोग, ठीक है, पॉजिट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 ईस्वी में ही हुई थी। किसने खोजा था, एंडरसन। है ना, याद रखिएगा, एंडरसन ने इसे खोजा था। ठीक है, 1932 में एंडरसन ने इसे ढूंढा था। ठीक है, आवेश क्या होता है, पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए अगर कोई दो बच्चा हो, ठीक है, अगर कोई दो बच्चा हो, मान आवाज आ, क्या सबको आवाज आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें, आ रही है। आ रही है, चलिए ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है उसको ढूंढने कब ढूंढा गया था, 1932 में। ढूंढने का श्रेय किसको जाता है, एंडरसन को जाता है। इस पीछे आवेश क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। देखिए पॉजिट्रॉन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे एक घर में अगर कोई दो जुड़वा बच्चा हो, दोनों का वजन सेम हो, द्रव्यमान सेम हो, दोनों में देखने में एकदम हूबहू हो, ठीक है, सब कुछ सेम हो, कोई अंतर नहीं है, बस एक के ऊपर प्लस चार्ज होता हो और एक के ऊपर माइनस चार्ज होता हो, तो आप उसे क्या कहोगे, एक को इलेक्ट्रॉन कहोगे, दूसरे को पॉजिट्रॉन कह दोगे। ठीक है ना, ठीक है। पॉजिट्रॉन का पूरा नाम होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन हम कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूं कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और इसके ऊपर आवेश की संख्या किसके बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलम। और पॉजिट्रॉन चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो इसमें माइनस की जगह पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो द्रव्यमान कितना होगा, अभी हमने देखा था कि 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम। ठीक है ना, इतना द्रव्यमान होगा। यानी कि द्रव्यमान और आवेशों की संख्या समान होगी, बस आवेश बदल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो इस पे ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जो है हम एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। किसका एंटी पार्टिकल है,
एंटी पार्टिकल मतलब उल्टा कण, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल के तौर पर हम जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट जो है वो क्या है, न्यूट्रिनो है। अब तक आप ये पढ़ते आ रहे थे ना कि किसी भी अगर एटम यानी परमाणु की बात करते हैं तो उसके अंदर होता है नाभिक यानी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सिर्फ दो ही कण की बात करते थे और हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। लेकिन आप आगे से इस बात को जरूर याद रखिएगा कि किसी भी नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, सॉरी, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी बन सकता है अंदर। अब ये कैसे बनेगा इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। अभी शुरुआत में न्यूट्रिनो थोड़ा सा देखते हैं। न्यूट्रिनो की खोज जो है 1930 में हुई थी। न्यूट्रिनो की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था, तो पाउली ने किया था, पाउली, ठीक है। इसका श्रेय किसको जाता है, पाउली को जाता है, PAULI, ठीक है। अगर अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर क्या द्रव्यमान होता है, तो ये जो है द्रव्यमान और आवेश रहित होता है। मतलब इसके ऊपर ना द्रव्यमान होता है ना इसके ऊपर आवेश होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द्रव्यमान व आवेश रहित, द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से होंगे, तो इसे हम कहते हैं, एक होता है न्यूट्रिनो और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एक होता है न्यूट्रिनो और दूसरा होता है एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक अगर ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसीलिए जब हम लोग ऑर्बिट्स को भरते हैं ना तो एक ऑर्बिट ऊपर की तरफ और एक ऑर्बिट नीचे की तरफ रखते हैं। इनका चक्कर जो है क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम जरा देखते हैं पाई मेसॉन। पाई मेसॉन क्या होता है, ठीक है। तो पाई मेसॉन जो है एक जापानी ने दिया था जिनका नाम था युकावा, नाम लिखते हैं पाई मेसॉन, पाई मेसॉन। पाई मेसॉन को कब खोजा गया था, 1935 में, 1935 ईस्वी में इसे ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था, तो एक जापानी थे जिनका नाम था H.U. कावा, H.U. कावा, ठीक है ना। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे, तो मैं इसे लिखूंगा H.U. कावा, ठीक है। तो पाई मेसॉन जो है H.U. कावा ने ढूंढा था। यह दो प्रकार के होते हैं पाई मेसॉन, एक होता है धनात्मक पाई मेसॉन और एक होता है आपका ऋणात्मक पाई मेसॉन, ठीक है। तो पाई मेसॉन और ऋणात्मक पाई मेसॉन होता है, ये एक अस्थायी कण होता है, ये भी एक अस्थायी कण होता है, ठीक है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है, समय टाइम कितना जीवन काल होता है, तो 10 के घात -8 सेकंड, बहुत कम है, ठीक है ना। 10 का घात -8 सेकंड जो है क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। अगर आप इसके द्रव्यमान की बात करें, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान जो है वो 274 गुना ज्यादा होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 274 गुना इसका द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए पाई मेसॉन जो है, मैं आपको पाई मेसॉन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या अंतर है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अगर इसके पास अगर प्लस चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, तो प्लस चार्ज प्रोटॉन के ऊपर इसलिए है कि उसके ऊपर पाई मेसॉन है। अगर ये पाई मेसॉन उसको छोड़ के अगर निकल जाएगा तो वही प्रोटॉन किस में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आवेश नहीं रहेगा। तो किसी भी कण का जो स्वरूप है वो बदलने का काम जो है पाई मेसॉन कहता है, क्योंकि पाई मेसॉन जब स्थानांतरित होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो उसके ऊपर आवेशों की संख्या और उस कण का स्वरूप बदल जाता है। और ये बात जो है वो युकावा ने कही थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आया। सातवां कण फोटॉन, जो सातवां कण है इसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। फोटॉन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। अब जैसे देखिए प्रकाश जो है चलती है तो अपने साथ ऊर्जा लेके चलती है, लाइट,
ठीक है ना, विजिबल लाइट वह लाइट जिसे आप देख सकते हो या कोई दूसरी प्रकाश है, ठीक है। कोई भी अलग-अलग वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी की, अलग-अलग आवृत्ति की और तरंग दैर्ध्य की अगर कोई प्रकाश जो है अगर चल रही है, तो उसके पास ऊर्जा के छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा के छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं। और इन ऊर्जा के जो छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं, इन छोटे टाइनी पैकेट्स को हम लोग फोटॉन नाम देते हैं, ठीक है ना। ये ऊर्जा के बंडल होते हैं, जो प्रकाश की चाल से ही चलते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो फोटॉन जो है अगर आपसे कोई पूछे कि फोटॉन का गति क्या होगा, तो वो होगा 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो फोटॉन है, ये ऊर्जा के छोटे-छोटे पैकेट्स हैं और जो ऊर्जा के चाल से ही चलते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान जो है वो शून्य होता है, ठीक है ना। इसका द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विराम द्रव्यमान या रेस्ट मास हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है ना। यूजुअली फोटॉन जो है कभी आपको रुका हुआ नहीं मिलेगा, एनर्जी के पार्टिकल्स हमेशा चलते हुए मिलते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये रुका हुआ होगा ना, तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसका अपना कोई द्रव्यमान नहीं होगा। तो फोटॉन का अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है, कब? जब वो रुका हुआ होता है, जब वो विरामावस्था में होता है। इसीलिए हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं रेस्ट मास, ठीक है ना। किसी भी वस्तु के 2 द्रव्यमान होते हैं, एक रुकी हुई द्रव्यमान, वह द्रव्यमान जब वो वस्तु रुका हुआ है, और एक वह द्रव्यमान जब वस्तु चल रहा है। अब जैसे चलती हुई कार और रुकी हुई कार, दोनों के द्रव्यमान में अंतर आ जाता है, ठीक है ना। आइंस्टाइन ने इसके बारे में ज़िक्र किया था। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु अगर चल रही है, ठीक है ना, अगर वो मोशन कर रही है, तो उस समय उसका द्रव्यमान जो है वो अलग होता है। ठीक है ना? उन्होंने रेस्ट मास और उसके बाद काइनेटिक मास 2 मास उन्होंने बताए थे, ठीक है ना? एक गतिज द्रव्यमान और एक विराम द्रव्यमान, रुके हुए वस्तु का द्रव्यमान चलती हुई वस्तु के द्रव्यमान से अलग होता है, ठीक है? तो ये आइंस्टाइन ने बात करी थी। तो यहाँ पर अगर फोटॉन रुका हुआ होगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? शून्य होगा, ठीक है? चलिए शून्य होगा। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक मैसेज आया है, श्रद्धा टू नो एनीवन। समझ में नहीं आया आपको? आगे हम चलते हैं, कैथोड रे क्या होता है? कैथोड किरणें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। कैथोड किरणें यानी कैथोड रे क्या होता है? देखिए, एक होता है आपके पास विसर्जन नली, ठीक है ना? विसर्जन नली। विसर्जन नली को इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग कहते हैं, ठीक है ना? अब आपको इंग्लिश में थोड़ा-सा डिस्चार्ज ट्यूब समझ में आ रहा होगा, ये क्या होता है? देखिए, एक काँच का खोल, ठीक है ना? काँच का खोल कुछ ऐसा एक काँच का शीशे का टुकड़ा है, ठीक है? और ये एक तरह का बंद टुकड़ा है, ठीक है? जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा-सा छोटा-सा छेद होगा, ठीक है? और दोनों किनारों पर क्या होगा कि 2-2 प्लेट्स लगे हुए होंगे, रॉड आप कह लो ना, इलेक्ट्रोड जो पढ़ते हो ना, एक तरफ पॉजिटिव रॉड और एक तरफ नेगेटिव रॉड, और बाहर जो है हम इसे क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो ये जो ट्यूब है ना, खाली ट्यूब है, ठीक है? इस ट्यूब को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नली हम लोग कहते हैं, ठीक है? तो अगर एक विसर्जन नली जो है, इस विसर्जन नली के अंदर का जो दाब है, दाब को अगर बहुत कम कर दिया जाए, कितना कम करना है? तो 10 का पावर -4 मिलीमीटर मरकरी का, ठीक है ना? अगर इतना दाब रखा जाए, तो दाब रखने के बाद अगर आप इसके से करंट अगर दौड़ाते हो, ठीक है ना? आप क्या करो, करंट दौड़ाओ, इसको आप वोल्टेज दो, ठीक है ना? वोल्टेज यानी कि विभव का अंतर, विभवांतर जिसे हम लोग कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ पर बाहरी अगर बैटरी की मदद से सोर्स ऑफ एनर्जी जो है अगर आप इसको देते हो, विभवांतर देते हो, वोल्टेज देते हो, और ये वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, हाई वोल्टेज होना चाहिए। जब आप हाई वोल्टेज दोगे, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव सिरा से जुड़ा हुआ ये रॉड जो है, इस पे धन आवेश आएगा, नेगेटिव सिरा से जुड़ा हुआ ये रॉड है, तो इस पे क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। एक जगह प्लस आएगा और एक जगह माइनस आएगा। तो आपको पता है कि जो प्लस वाला रॉड है, उसे हम लोग कहते हैं एनोड, ठीक है ना? इसे क्या कहते हैं हम लोग?
एनोड कहते हैं, ठीक है। और जो माइनस वाला रॉड है इसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है ना, कैथोड, ठीक है, कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर कैथोड रे की हम बात कर रहे थे, कैथोड रे क्या होती है, तो कैथोड से निकलने वाली किरणें और जो एनोड की तरफ भागती हैं, ठीक है ना, कैथोड से निकलने वाली किरणें अगर एनोड की तरफ भागती हैं तो इन किरणों को हम कैथोड किरणें कहते हैं, ठीक है ना। जब भी विसर्जन नली में जब गैस का दबाव बहुत कम होता है, ठीक है, तो विसर्जन नली के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर आप उच्च विभव अंतर आप देते हो, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देते हो, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि इस नली के जो दीवार है ना, इन दीवारों के ऊपर आपको कुछ चमक दिखाई देगा, ठीक है ना। चमक यानी कि प्रतिदीप्ति हम इसे कहते हैं, ठीक है ना, प्रतिदीप्ति। एक चमक आपको इन शीशों के दीवारों पर दिखाई देगा, हरे कलर का चमक आपको दिखाई देता है, ग्रीन कलर का चमक आपको दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ से कोई हरे कलर का रंग निकलेगा और दूसरी तरफ आपको जाएगा। तो यहाँ पर जो हरे कलर की जो प्रतिदीप्ति होती है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, आप इसे कहते हो फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, आप इसे कहते हो फ्लोरोसेंस। तो ये आपको हरे कलर की प्रतिदीप्ति इस कांच की दीवारों पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो प्रतिदीप्ति है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो किरणें हैं, ये जो अदिश किरणें हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं, जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं, इन किरणों को हम लोग कैथोड किरणें कहते हैं, ठीक है ना। कैथोड किरणें क्या है, आप ऐसे समझिए ना कि ये जो किरणें हैं ना, ढेर सारे निगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बंडल हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सब मिलके क्या बना दिया, कैथोड किरणें बना दिया, ठीक है ना। ये सारे माइनस वाले हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैथोड किरणें के ऊपर आवेश क्या होता है, तो कैथोड किरणों का आवेश जो है वो हमेशा ऋण होता है, ऋण आवेश होता है, यानी कि माइनस निगेटिव चार्ज होता है। क्यों निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की चार्जेस की तरह ये बिहेव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर साथ में आ जाएंगे तो कैथोड किरणें हम कह देते हैं इसे। तो अगर इसका आवेश की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर निगेटिवली चार्जेस होते हैं, इस पे ऋण आवेश होता है। अब सवाल ये है कि कितने आवेश होंगे, तो एक कण के ऊपर माइनस वाले 1.6 गुणे 10 का पावर -19। अब आपको याद आ रहा होगा कि इतने ही आवेश जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी होते थे। तो यहाँ पर भी जो कण है, कैथोड किरणें के जो कण हैं, उनके ऊपर जो आवेश आएगा वो भी 1.6 गुणे 10 का पावर -19 ही आएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना होगा, कैथोड किरणें जो है उसके प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या था, 9.11 10 का पावर -21 किलोग्राम क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा, उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। अब कैथोड किरणों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या इस कांच के अंदर कोई गैस हो सकता है, तो देखिए यूजुअली यहाँ पर तो ये बाहर वाला जो आप देख रहे हो ना रास्ता, यहाँ पर हम वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि अंदर किसी मौजूद गैस को खींच के बाहर कर दे, लेकिन अभी आगे जो है देखते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि कैथोड किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन के समान होती हैं, या आप ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन ही होती हैं। इनके ऊपर आवेशों की संख्या 1.6 गुणे 10 का पावर -19 होता है और ये निगेटिव चार्जेस होती हैं, ये ऋण आवेशित होती हैं।
इसका द्रव्यमान कितना होगा? 9.1 गुणे 10 का पावर माइनस 31। इसके कणों के जो द्रव्यमान की बात करें तो वो इतना होता है, इतना किलोग्राम, ठीक है ना? 9.1 गुणे 10 का पावर माइनस 29 किलोग्राम होता है। अगर कैथोड किरणों की बात करें तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है ना? सीधी रेखा में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती हैं। ओके, उसके बाद आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि जो कैथोड किरणें हैं उनके पास गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है ना? गतिज ऊर्जा क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था। गतिज, अगर कोई भी वस्तु जो है गति में होता है तो अपने साथ जो ऊर्जा लेके वो चलता है उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना? अगर कोई वस्तु जो है रुका हुआ हो और उसकी स्थिति की वजह से अगर कोई ऊर्जा हो तो उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा है। जैसे डेस्क पे रखा हुआ किताब, डेस्क पे रखा हुआ किताब जो है रखा हुआ है एक जगह एक स्थिति में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। और वही किताब को उठाकर कहीं फेंक दो तो जब वो गति में आ जाता है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। उसकी स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ पर अगर कैथोड किरणों की बात करें तो वो गतिमान किरणें हैं, एक रॉड से निकल के दूसरे रॉड की तरफ जा रही हैं तो इनके पास सदैव गतिज ऊर्जा होगा क्योंकि वो गतिमान है, ठीक है ना? चलिए, इसके साथ-साथ ये ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, है ना? ऊष्मा रिलीज़ करती है, हीट रिलीज़ करती है। मान लो कि अगर इनके रास्ते में अगर बीच में आपने कोई मेटल प्लेट रख दिया, तो जब-जब ये किरणें आके उस मेटल प्लेट यानी धातु के प्लेट से अगर ये टकराएँगी, कुछ समय के बाद ये धातु का प्लेट जो है गर्म हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जब भी कैथोड किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं, तब वह वस्तु गर्म हो जाती है और ये इन किरणों की ही देन है, ठीक है ना? ये क्या करती हैं? ये ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। इसके साथ-साथ अगर इन किरणों के पास जैसे ये किरण है, काँच के खोल में अंदर बंद है और पास में अगर आप कोई एक चुंबक लेके आओगे ना, तो चुंबक लेके आओगे तो ये किरण जो है अपने रास्ते से भटक जाएँगी, विक्षेपित होंगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, अपनी जगह से हटेंगी, ठीक है ना? जिधर-जिधर चुंबक लेके जाओगे ये अपने रास्ते से भटकेंगी सर। तो ये इसका मतलब ये है कि कैथोड किरणों के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का असर होता है या चुंबक का असर होता है। इसके साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र का भी असर होता है, ठीक है ना? पास में अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रही है तो उसका भी असर इन किरणों के ऊपर होगा। चुंबकीय क्षेत्र है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल वगैरह है, तब भी इसके ऊपर इसका असर होगा, वो अपने रास्ते से भटक जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है? एक और बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी कैथोड किरणें चलती हैं, तो जिस जगह से होकर गुज़रती हैं, मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में ढेर सारे गैसेज़ हैं, तो उस कमरे से अगर कोई भी किरण अगर गुज़रेगी, तो उस कमरे में मौजूद जितने भी गैस के कण हैं, जितने भी गैसियस पार्टिकल्स हैं, गैस के कण हैं, वो आयोनाइज़ हो जाते हैं। आयोनाइज़ हो जाते हैं कहने का मतलब कि आवेशित हो जाते हैं। उन कणों के ऊपर आवेश आ जाता है। अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस के ऊपर से अगर ये गुज़रेगा, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये धन आवेशित हो गई। ठीक है? तो कैथोड किरणें जब भी कैथोड किरणें जो हैं, वो किसी गैस से होकर गुजरती हैं, तो क्या करती हैं? वो हमेशा आयनीकृत कर देती हैं या आयनीकरण कर देती हैं, आयोनाइज़ेशन करती हैं। ठीक है? भेदन क्षमता की अगर हम बात करें, क्या कैथोड किरणें किसी को भेद सकती हैं? तो भेदन क्षमता होता है, ठीक है ना? भेदन क्षमता होता है। कैथोड किरणों के बारे में कहा जाता है कि अगर एक एल्युमिनियम प्लेट लगाने पर, ठीक है ना? हमने क्या पाया? हमने ये देखा कि ये किरणें एल्युमिनियम प्लेट को भेद सकती हैं। अब समझ लो कि इसकी भेदन क्षमता कितनी ज़्यादा होती है। अगर हम कैथोड किरणों की बात करें, कैथोड किरणों के अगर मार्ग में, अगर बीच में, अगर आप किसी एल्युमिनियम प्लेट को लगा देते हो, तो ये प्लेट लगाने पर हमने ये देखा कि ये किरणें जो हैं, उन एल्युमिनियम प्लेट्स को भेद सकती हैं। तो इसकी भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन जो पावर है, ठीक है? वो क्या है? वो ज़्यादा है। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे इसमें एक्स-रे। एक्स-रे क्या होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आपकी आवाज़ें कट-कट के आ रही हैं। आप मैसेज कर दीजिए, हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? एक्स-रे यानी कि एक्स किरणें जो हैं, वो किरणें क्या होती हैं? आप इसको ज़रा-सा समझिएगा। सबसे पहले एक्स-रे किरणें जो है 1885 में, ठीक है ना? 1885 में किसने ढूँढा था? प्रोफेसर रुंटगेन, ठीक है ना? हिंदी में कैसे इसे पढ़ते हैं? इसे हम कहते हैं रुंटगेन। 1985 में प्रोफेसर रुंटगेन जो थे, उन्होंने इन किरणों को खोजा था, इसीलिए इनके नाम पर इन किरणों को भी हम रुंटगेन किरणें कहते हैं, ठीक है ना? इन किरणों को हम क्या कहते हैं?
रुंटगेन किरणें कहते हैं। ठीक है, रुंटगेन किरणें के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसका उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसे उत्पादन करने के लिए उपयोग होता है कुलीज नालिका का। कुलीज नालिका, ठीक है ना? इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसे? तो हम इसे लिखते हैं कुलीज कुलीज ट्यूब, ठीक है ना? कुलीज नालिका हम इसे क्यों कहते हैं? देखिए, कुलीज नालिका कैसा होता है? एक ऐसा ट्यूब होता है और एक बड़ा सा गोल कांच होता है ऐसे, ठीक है ना? और ये पीछे जो है ऐसे निकला हुआ होता है। यहाँ पर होता क्या है कि एक बैटरी रखते हैं, ठीक है? एक प्लस चार्ज और एक के ऊपर होता है माइनस चार्ज, ठीक है? यहाँ पर हम ला के बैटरी के एक सिरे को एक रॉड से जोड़ देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक दूसरा सिरा से हम जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं कि एक धातु रखते हैं, मेटल, ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे ही ये किरणें आती हैं यहाँ से, ये किरणें आके इस मेटल के ऊपर टकराती हैं और टकराने के बाद नीचे की तरफ लंबवत दिशा में एक्स किरणें जो है उत्पन्न होती हैं। ये जो नालिका है, जो शीशे का जो चैम्बर है, इस नालिका को हम लोग कुलीज नालिका कहते हैं। और इसे कुलीज नालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ढूंढने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर कुलीज, ठीक है ना? जिसने ढूंढा था उसका ही नाम था डॉक्टर कुलिस। कब ढूंढा था? 1913 ईस्वी में ढूंढा था, ठीक है ना? 1913 ईस्वी में डॉक्टर कुलिस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, कुलिस नालिका यानी कुलिस ट्यूब को ढूंढा था, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक्स किरणें आंखों से दिखाई देती है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्स किरणें आप आंखों से नहीं देख सकते हो। ओके, एक्स किरणें जो है वो आप आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर कोई फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? जो एक्सरे जो है, जब भी आप कराने जाते हो तो एक फिल्म होता है जिसके ऊपर एक्सरे करके वो दे देते हैं आपको, ठीक है ना? तो वो जो फिल्म है उसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। अगर उसके ऊपर अगर कोई किरण आके टकराती है ना तो वो धब्बा छोड़ जाती है, ठीक है ना? तो अगर मैं एक्स-रे किरणें को अगर नंगी आँखों से देखने की कोशिश करूँगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, मैं उसे देख नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर मैं इन फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर अगर इसको मैं डालता हूँ, तो डालने के बाद साफ तौर पर दिख जाता है कि कुछ इससे आके टकराएगा। उसी समय पता चलता है एक्स किरणें जो हैं, वो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर सकती हैं, उसका असर उन पे पड़ता है, भेद सकती हैं, दिख सकता है उस पे, ठीक है? तो फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रकाश की किरणों की भांति ही क्रिया करती हैं, जैसे लाइट इससे आके टकराता है, वैसे ही एक्स-रे की किरणें भी इसके ऊपर दर्शाई जाती हैं, दिखाई दे देती हैं। अब सवाल ये है कि एक्स किरणें जो है, एक्स रेज़, इसका वेवलेंथ कितना होता है? ठीक है ना? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य, ठीक है? तरंग दैर्ध्य इसे कहते हैं, वेवलेंथ हम लोग इसे कहते हैं। तो वेवलेंथ का मान कितना होना चाहिए? 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, है ना? अगर एक्स-रे की हम बात करते हैं, तो एक्स-रे का जो वेवलेंथ होता है, वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है? देखिए, प्रकाश जो है, वो क्या है, जब भी प्रकाश चलता है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं हम लोग, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव क्या है? तरंग है ये एक तरह की। प्रकाश जो है तरंग की तरह बिहेव करती है, तो तरंग है, तो तरंग है, तो तरंग कैसे चलेगा? एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा और फिर क्या करेगा? एक बार नीचे आएगा। ये तरंग है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम एक बात करें तो तरंग यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक चक्कर वो कहाँ कंप्लीट करेगा? एक चक्कर पूरा करेगा इस बिंदु पे। एक चक्कर कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऊपर का सिरा ले लो और ये आप नीचे का सिरा ले लो, ठीक है ना? अर्धवृत्त जिसे आप कह रहे हो, ऊपर और नीचे के 2 अर्धवृत्तों को मिला दो तो एक पूर्ण वृत्त बन जाता है। पूर्ण वृत्त बन जाएगा मतलब यहाँ से आपने चलना शुरू किया और घूम के वापस यहीं पर आप वापस आ गए। इसका मतलब कि इसका एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट कहाँ स्टार्ट होगा? अगर आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, तो यहाँ पर आने के बाद एक कंप्लीट गोला या साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो सवाल ये है कि वेवलेंथ क्या होता है? तो जिस बिंदु से आप चलना शुरू करते हो और जिस बिंदु तक आप जाते हो, इसके बीच की जो लंबाई है ना, लेंथ है, ठीक है? लेंथ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं, ये एक पूर्ण वेव है, एक तरंग है और इस वेव की लंबाई जो है, उसे ही हम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य जो है, वो किसी एक वेव के कंप्लीट साइकिल की लंबाई जो होती है, उसे ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो वेव तो छोटा ही होता है ना, 10-12 मीटर, 25 मीटर तो होगा नहीं। छोटी इकाई का हम यूज़ करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में कि एंगस्ट्रॉम जो है कितने के बराबर होता है? तो 10 का पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है।
तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कितना होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी लंबाई होनी चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में लिखना चाहो तो 10⁻⁻10 मीटर से लेके 100 गुणे 10⁻⁻10 मीटर तक हो सकता है। ठीक है? चलिए, अब सवाल ये है कि एक्स-रे की ऊर्जा कम होती है या ज़्यादा होती है? एक्स-रे जो है अपने साथ चलता है तो एनर्जी लेके चलता है, ऊर्जा होता है, ठीक है ना? भेदन क्षमता इसकी होती है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, किसी को छेद सकता है, तो इसकी भेदन क्षमता होती है और इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है ना? इसके पास अधिक ऊर्जा होता है, काफ़ी अधिक ऊर्जा होता है, इसकी भेदन क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इन किरणों को हम कठोर एक्स किरणें कहते हैं, कठोर एक्स किरणें कहते हैं। है ना? कठोर एक्स किरणें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास ऊर्जा ज़्यादा होता है और ऊर्जा ज़्यादा होता है तो इनके पास वेदन क्षमता भी क्या होती है? ज़्यादा होता है। इन्हें हम कोमल नहीं कह सकते, इन्हें हम कठोर कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, अभी आगे चलते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपके शरीर के अंदर मौजूद टूटी हड्डियों के बारे में या शरीर के अंदर अगर कोई डिफ़ॉर्मिटीज़ है, अगर कोई परेशानी है, अंगों में कोई शिकायत है, तो उसका पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके? समझ में आ गया? कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? कोई नहीं बोलेगा? चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं हम लोग अर्धचालक, ठीक है ना? देखिए 2 होता है, एक होता है कंडक्टर चालक और एक होता है जिसे हम लोग सुचालक भी कहते हैं और एक होता है इंसुलेटर जिसे हम कहते हैं कुचालक। कुचालक कहने का मतलब क्या होता है और सुचालक का क्या मतलब है? दोनों में अंतर क्या है? देखिए अगर कोई ऐसा पदार्थ जिसके अंदर विद्युत का प्रभाव बड़ी आसानी से हो जाए, प्रवाह, फ्लो हो जाए आसानी से इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बड़ी आसानी से हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कंडक्टर यानी कि चालक। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से ना हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करा पाओ, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिर हम उसे कहेंगे कुचालक यानी कि इंसुलेटर आप कहोगे। अब अगर एक ऐसा पदार्थ है जो कभी-कभी चालक की तरह भी व्यवहार करता है और कभी-कभी कुचालक की तरह भी व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये है कि कभी-कभी इलेक्ट्रिसिटी को करंट को फ्लो करा देगा, प्रवाह हो जाएगा बड़ी आसानी से। फिर एक ऐसा समय आएगा कि उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों के बीच में फँसा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अर्धचालक, ठीक है ना? अर्धचालक हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में लाई करता है, ठीक है ना? स्थिति इसकी बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। कभी-कभी ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, कभी-कभी ये बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। अब कब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा? अगर कोई एक ऐसा पदार्थ है और इस पदार्थ को अगर आप ऊष्मा दे देते हो, हीट दे देते हो, गर्मी दे देते हो, तो जैसे ही आप ऊष्मा दोगे ना, गर्मी जैसे इसको मिलती है, तो ये कंडक्टर जो है, वो क्या करेगा? अ, ये जो आपका अर्धचालक है सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और जैसे ही आप इसे गर्मी दे देते हो, तो फिर गर्मी नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? ये इंसुलेटर यानी कि कुचालक की तरह बिहेव करेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ होता है कि ऊष्मा यानी कि हीट देने पर ये एक चालक बन जाता है और जैसे ही आप ऊष्मा और हीट देना बंद कर देते हो तो ये कुचालक बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? ऊष्मा दोगे तो करंट का फ्लो कराने लगेगा और ऊष्मा नहीं दोगे तो करंट का फ्लो नहीं कराएगा। देखिए बैंड्स होते हैं, ठीक है ना? बैंड्स, कुछ ऐसे बैंड्स होते हैं। जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम आप पढ़ोगे तो इसके ऊपर बैंड्स होते हैं। होता क्या है कि जब एक कंडक्टर की बात करते हैं यानी कि चालक की ये दोनों बैंड्स जो है ना बहुत एक दूसरे के टच में होते हैं। ये वो बैंड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? और ये एक वो बैंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा तो चालक मतलब करंट फ्लो करेगा, इसीलिए हम लोग इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे ही आप कंडक्टर की बात करोगे तो कंडक्टर में क्या होता है दोनों एक-दूसरे से चिपके होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्लो करके दूसरी तरफ चले जाते हैं और विद्युत का प्रवाह हो जाता है, प्रवाह। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें यानी कुचालक की, तो ये बैंड्स जो हैं वो काफ़ी दूर-दूर होते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो करंट फ्लो कराने के लिए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में जाएँगे ही नहीं। तो जब यहाँ पर नहीं जाएँगे तो करंट का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन एक अर्धचालक की हम बात करें तो ये दोनों बैंड्स में जो दूरी है ना ये चिपके होते हैं, ना इतना दूरी फासला होता है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और आपने यहाँ पर गर्मी दे दी बाहर से, हीट सप्लाई कर दिया, ऊष्मा दे दिया, आपने ऊर्जा दिया, तो एनर्जी जैसे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरे ऑर्बिट में पहुँच जाएँगे।
तो जब जब आप इनको ऊष्मा देते रहेंगे तब तब ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचेंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, तो करंट की सप्लाई होगी, विद्युत का प्रवाह होगा। और जैसे ही आप ऊष्मा देना बंद कर देंगे तो ये जंप करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके पास अब इनके पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि ये इतने बीच का फासला ये तय करके दूसरी तरफ जा सके। तो अब प्रभाव नहीं होगा। तो कभी ये चालक की तरह बिहेव करता है, कभी ये कुचालक की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया? सेमीकंडक्टर समझ में आ गया? अर्धचालक क्या होता है? एक टॉपिक और देख लेते हैं, प्रतिदीप्ति क्या होता है? प्रतिदीप्ति तथा स्फुर दीप्ति, ठीक है ना? प्रतिदीप्ति तथा स्फुर दीप्त क्या होता है? देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंस एंड फ्लोरेसेंस के बाद आता है फास्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरोसेंस, यानी कि प्रतिदीप्ति और स्फुर दीप्ति क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक कोई पदार्थ है, ठीक है? अब इस पदार्थ के ऊपर अगर आप उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी की प्रकाश अगर डालें, ठीक है ना? एक ऐसी प्रकाश जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है? तो हाई फ्रीक्वेंसी की अगर आप इसके ऊपर, इस पदार्थ के ऊपर अगर आप प्रकाश डालोगे, ठीक है ना? तो ये प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये इमिट करेगा एक नई प्रकाश, इमिशन। अवशोषण के बाद क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। अगर किसी पदार्थ के ऊपर अगर उच्च आवृत्ति का अगर प्रकाश अगर आप डालते हो तो सर्वप्रथम क्या करता है कि उस उच्च आवृत्ति की प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद निच आवृत्ति की यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना, लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करता है, प्रकाश को क्या करता है? निकालता है, ठीक है? और यहाँ पर जब 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 तक आप यहाँ पर प्रकाश डालोगे तब तब ही यहाँ पर निम्न फ्रीक्वेंसी की, निम्न आवृत्ति की उत्सर्जन जो है प्रकाश होगी, ठीक है? जैसे ही तुमने डालना बंद कर दिया तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है? तुरंत, टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में। जब तक आप टॉर्च जला रहे हो तब तक वो चमक रहा है, ठीक है? कुछ ऐसे समझो कि अभी क्या होता है कि घर में स्टिकर स्टिकर जो दीवालों पर हम चिपकाए हुए होते हैं ना, और जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो बड़ा चमकता है, बहुत अच्छा खासा चमकेगा। और जैसे तुमने लाइट बंद किया ना, चमकना बंद, काम खत्म, ठीक है? तो ये जो है ये क्या है? प्रतिदीप्ति का उदाहरण है, ठीक है ना? कि जब जब आप उस पे प्रकाश डालोगे, खास तौर पर इसमें पराबैंगनी किरणें हम डालते हैं, यूवी रेज हम डालते हैं, ठीक है ना? तो यूवी रेज आप डालोगे तो क्या होगा? उच्च आवृत्ति की प्रकाश को लेगा और निम्न आवृत्ति की प्रकाश को क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है? उत्सर्जन करेगा, ठीक है? अवशोषण करने के बाद क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, ठीक है? तो अगर हम इसका उदाहरण की बात करें कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है, तो आप इसमें लिख लोगे कि इसे हम कहते हैं बेरियम, बेरियम प्लेटिनो, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, ठीक है? उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो ये है आपका बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जो है एक तरह का इसका पर्दा बनता है, ठीक है? जिसके ऊपर अगर प्रकाश डाला जाए तो हरे रंग का प्रकाश जो है बाहर की तरफ रिलीज करता है, ठीक है ना? अगर इसके ऊपर अगर कोई एक रंग का कलर का कोई प्रकाश हमने डाला तो प्रकाश डालने के बाद क्या होगा? बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जो है वो हरे रंग का प्रकाश क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है? ये उत्सर्जन करता है, हरे रंग का प्रकाश का ऊर्जा उत्सर्जन करता है। हमारे घरों में उपयोग होने वाला ट्यूबलाइट जो है अगर देखा जाए तो वो भी पराबैंगनी प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है ना? जो हमारे घर में जो ट्यूबलाइट्स यूज होते हैं ना, वो भी क्या करती हैं? यूवी रेस को रिलीज करती हैं। अगर स्फुर दीप्ति की हम बात करें, शेयर ऑल स्लाइड्स, आई हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, ओके? क्लास खत्म होने के बाद ये मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि आपको जो पीछे लिखा था सब मैं आपको दे दूँ, ठीक है? बीच-बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्या पता कि मे बी हम डेटा लूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है। तो ये हो गया प्रतिदीप्ति कि जब-जब आप प्रकाश डालोगे तब तक क्या होगा? आपको चमक दिखेगा। लेकिन अगर एक बार अगर आपने प्रकाश डालना बंद कर दिया तो ये चमक खत्म हो जाता है। अगली बार आता है स्फुरदीप्ति। अब स्फुरदीप्ति की बात करें, देखिए घर में क्या होता है ना, बचपन में एक घड़ी-वड़ी आप मार्केट से खरीद के लाते थे ना, तो घड़ी की जो डायल होती है ना, उसके ऊपर जो हाथ होता है उसको,
उसके ऊपर क्या होता है ना कि आप धूप में जाओ, धूप में जाओ, उसके बाद फिर अंधेरे में आओ, अंधेरे में आओ ना तो वो डायल चमकती है, ठीक है ना? काफ़ी देर तक चमकती है, आधे 1 घंटे तक चमकती रहती है। वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर रेडियम लगा हुआ है, तो रेडियम से उसकी चमक बनी रहती थी, ठीक है? तो ये एक एग्ज़ाम्पल है स्फुर-दीप्ति का। स्फुर-दीप्ति में क्या होता है, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं, एक ऐसे मटेरियल होते हैं कि अगर इनके ऊपर अगर कोई उच्च उच्च आवृत्ति की अगर हम प्रकाश डालते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है, डालने के बाद आप प्रकाश डालना बंद भी कर देते हो ना, तो अगले कुछ समय तक ये आपको दिखाई देता है, लाइट आपको दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ उदाहरण की, जैसे अगर मैं स्फुर-दीप्ति मैंने आपको क्या कहा कि उच्च आवृत्ति के प्रकाश डालना और डालने के बंद करने के बाद भी प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है, यानी कि लाइट इमिट होता रहता है। एक बार एब्ज़ॉर्ब कर लिया तो कुछ समय तक इमिशन होता रहेगा, लगातार वो देता रहेगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्फुर-दीप्ति या फ़ॉस्फोरेसेंस हम लोग इसे कहते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप की अगर हम बात करें तो उदाहरण में आप ले लीजिए कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है? कैल्शियम सल्फाइड क्या है? कैल्शियम सल्फाइड के ऊपर अगर सूर्य के प्रकाश को डाला जाए, तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने के बाद ये नीला रंग देता है, ठीक है ना? आप एक बार सूर्य के प्रकाश से हटा भी लोगे ना, तो बाद में ये नीले रंग का चमकता है, उसमें से नीला रंग जो है निकलता रहेगा। कौन है ये? कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड के ऊपर अगर सूरज की प्रकाश अगर डाली जाती है, तो सूरज के प्रकाश डालना बंद करने के बाद भी आपको नीले रंग का वो प्रकाश देता रहता है कुछ समय तक, ठीक है ना? यानी कि अवशोषण करने के बाद वो उत्सर्जन करता है। अगर कुछ दूसरा अगर हम बात करें ये एक है एक और एग्ज़ाम्पल कैडमियम कैडमियम बोरेट। अगर कैडमियम बोरेट की बात करें तो ये हमेशा गुलाबी रंग देता है, ठीक है? अलग-अलग रंगों के लिए। अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें, जिंक सिलिकेट, अगर आप जिंक सिलिकेट की बात करते हैं, तो जिंक सिलिकेट जो है आपको क्या देगा? हरा रंग देगा, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि मैग्नीशियम अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम टंगस्टेट, टंगस्टन से बना है, मैग्नीशियम टंगस्टेट। मैग्नीशियम टंगस्टेट जो है वो आपको हल्का नीला कलर देता है, हल्का नीला रंग, ठीक है? जिंक बेरिलियम सिलिकेट की अगर हम बात करें तो जिंक बेरिलियम सिलिकेट जो है वो आपको पीला रंग देता है। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जब इन पे एक बार प्रकाश डाला जाए, तो प्रकाश डालने के बाद क्या होता है कि अवशोषण करते हैं, उसके बाद उत्सर्जन करते हैं और ये उत्सर्जन जो है अलग-अलग रंग के कर सकते हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम सल्फाइड को लेंगे तो नीले रंग को देगा, कैडमियम बोरेट को लेंगे तो गुलाबी रंग देगा, जिंक सिलिकेट की बात करें तो हरा रंग देगा, मैग्नीशियम टंगस्टेट की बात करें तो हल्का नीला रंग देता है, जिंक बेरिलियम सिलिकेट की बात करें तो पीला रंग देता है। यहाँ पर मैग्नीशियम टंगस्टेट और जिंक बेरिलियम सिलिकेट अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को आपस में मिला दिया जाए पदार्थ को, तो दोनों को आपस में मिलाने के बाद फिर ये आपको कौन सा रंग देगा? तो ये आपको श्वेत रंग देता है, व्हाइट लाइट, ठीक है ना? श्वेत रंग देता है। मैग्नीशियम टंगस्टेट, जिंक बेरिलियम सिलिकेट अगर दोनों को मिला दिया जाए, तब उस समय ये श्वेत रंग आपको देता है, ठीक है? आई होप आज की क्लास जो है आप लोग को अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप अपना डाउट जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं या अगर आपकी आवाज़ सही आ रही है तो वैसे बात करके भी पूछ सकते हैं। आपके एसटी पोर्टल पर वीडियो मिलेगा पूरी क्लास का? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है? सबको मिलेगा, एसटी पोर्टल पे ये वीडियो आपको मिलेगा पूरी क्लास का, ठीक है? चलिए आज का क्लास जो है हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, ठीक है? चलिए गुड बाय।